मित्रों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका एडीआर जीएस एकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधित तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। एशियन गेम्स 2023 ठीक है, चीन में संपन्न हो रहे हैं, होंगझोउ में, और अंतिम पड़ाव पर हैं। कल का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 6 गोल्ड भारत को मिले, जिसमें से कंपाउंड तीरंदाजी महिला इसमें गोल्ड मिला ज्योति वेन्नम को। कंपाउंड तीरंदाजी पुरुष गोल्ड ओजस देवतले को मिला। कबड्डी महिला ये गोल्ड मिला आपको, कबड्डी महिला टीम के लिए। कबड्डी पुरुष टीम के लिए गोल्ड मिला। बैडमिंटन डबल्स गोल्ड सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसमें धमाल मचाया। और क्रिकेट पुरुष में भी भारत को गोल्ड मिला, और महिला क्रिकेट में पहले ही आपको गोल्ड मिल चुका है। तो एशियन गेम्स के लिहाज से कल का दिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें छः गोल्ड आए, और भारत के ओवरऑल जो पदक हैं वो 107 पहुंच चुके हैं। कुछ पदों की बढ़ने की संभावना आज भी है। तो आगे चलते हैं। ये रहे आपके एशियन गेम्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ब्यूरे वेस्तनिक ठीक है, हाल ही में चर्चा में है। क्या है आप देखिए इसको। ब्यूरे वेस्तनिक परमाणु ऊर्जा संयुक्त महाशक्तिशाली मिसाइल है। परमाणु ऊर्जा से युक्त होना चाहिए यहाँ पर। परमाणु ऊर्जा से युक्त महाशक्तिशाली मिसाइल माना जा रहा है इसे। परमाणु ऊर्जा से युक्त ठीक है, महाशक्तिशाली मिसाइल की संज्ञा दी गई है। क्रूज मिसाइल है, कैटेगरी क्या है इसकी, क्रूज मिसाइल है, और रूस के द्वारा डेवलप है। ठीक है, रूस ने इसको विकसित किया है। पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचने की क्षमता से युक्त है। सबसे बड़ी, अभी तक आप रेंज देखते थे कि कितने किलोमीटर जा सकती है, कितने हज़ार किलोमीटर जा सकती है इंटर बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें आप देखते थे ICBM। लेकिन इस मिसाइल ने दूरी वाले मानक को खत्म कर दिया। ये कहीं भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से संचालित एक तरह का इंजन इसमें लगा है। एटॉमिक रिएक्टर जैसा काम करेगा, जो ईंधन की सप्लाई को निर्बाध रूप से प्रोवाइड कराएगा और इसकी दूरी को असीमित बना देता है। दूरी तय करने की क्षमता को असीमित बनाता है मिसाइल के। पश्चिमी विश्व के द्वारा इसे उड़ता चेरनोबिल कहा गया। चेरनोबिल परमाणु हादसे का शिकार रूस का एक शहर था। ठीक है, तो पश्चिमी विश्व ने एक चिंता व्यक्त की है कि एक तरह से जब परमाणु रिएक्टर ही उड़ रहा है आपका, तो ये क्या है, उड़ता हुआ चेरनोबिल, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है और मानव सभ्यता के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो ये होगा आपका, हो गया ब्यूरे वेस्तनिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आप इसको याद रखिए। स्पिनोजा पुरस्कार 2023 ठीक है, विजेता देखें तो भारतीय मूल की ज्वेता गुप्ता इसकी विजेता है। ज्वेता गुप्ता ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक है। डच या नीदरलैंड के लिए डच शब्द इस्तेमाल होता है। नीदरलैंड के लोग अपने लिए डच शब्द इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डच नीदरलैंड सरकार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नीदरलैंड सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार ठीक है, यह पुरस्कार नीदरलैंड में काम करने वाले उत्कृष्ट रिसर्चर्स को प्रति वर्ष दिया जाता है। हर साल दिया जाता है, लेकिन किसे, जो नीदरलैंड में काम करते हैं। कैटेगरी है यहाँ पर क्या है, यहाँ कंडीशन अप्लाई है, कॉन्स्टेंट्स है आपके सामने। नीदरलैंड में काम कर रहे हो और उत्कृष्ट रिसर्च से जुड़े हो, तो प्रति वर्ष दिया जाता है। इसे डच नोबेल पुरस्कार की संज्ञा भी दी जाती है, अर्थात नोबेल पुरस्कार के आसपास इसकी क्षमता है। आगे चलते हैं, डच नोबेल पुरस्कार भी इसके दिए। तो ये हो गया आपके स्पिनोजा पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ पर भारतीय मूल के होने की वजह से आपको याद रखना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ज्वेता गुप्ता, विज्ञान, प्रतिवर्ष, नीदरलैंड। ठीक है, ये आप इसके कीवर्ड याद कर सकते हैं, कीवर्ड। आगे चलते हैं, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक है, 9वां G20 कौन सा है, नाइन्थ G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। इसे P20 भी कहते हैं, पार्लियामेंट से जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि संसदीय अध्यक्ष है तो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। आयोजन स्थल की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक एक्सपो सेंटर इंटरनेशनल लेवल का ऐसे सम्मेलनों के लिए बनवाया गया है। ठीक है, नया है ये। इसको भी आप याद रख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, या दिल्ली में, द्वारिका में। और इतना द्वारिका वगैरह इतना जरूरी नहीं है, IICC जरूर आप याद रखिए। यहीं पर आपकी इंटरनेशनल सम्मेलन अब प्राथमिकता के साथ होंगे। जो भी दिल्ली में होंगे तो IICC के अंतर्गत ही होंगे। उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। G20 देश के अलावा 10 अन्य देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें भाग लेंगे। G20 के देश तो रहेंगे ही, उनकी पार्लियामेंट के वो।
साथ ही 10 अन्य देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें भाग लेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सम्मेलन में 4 उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। 4 हाई लेवल सत्र, हाई लेवल सेशन आपके आयोजित होंगे, जिनमें से है पहला एसडीजी में तेजी लाना। ठीक है, एसडीजी में तेजी लाना है। और ठीक है, एसडीजी जानते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ऊर्जा में टिकाऊ बदलाव। ठीक है, ये आपका हो गया अगला सत्र। तीसरा सत्र है महिलाओं के नेतृत्व में विकास। और चौथा है आपका सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में के जरिए लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाना। ठीक है, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाना। तो ये 4 सत्र आप देख लीजिए जो आपके P20 के अंतर्गत होने हैं। P20 मतलब G20 के संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन है P20। क्लियर, आगे चलते हैं। सेला सुरंग हाल ही में चर्चा में है और इसका ज़्यादातर हिस्सा तैयार हो चुका है। 2019 से बननी शुरू हुई है ये। इसका 90% अप्रॉक्सीमेटली इसका कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए एक बार फिर चर्चा में कि क्या है सेला सुरंग और क्यों है ये इतनी महत्वपूर्ण। तो देख लेते हैं कौन सी ऐसी विशिष्टताओं को सेला सुरंग धारण करता है। 13,000 फीट की से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन ट्रेन है। ठीक है, 2 लेन है इसमें। दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन ट्रेन है 13,000 फीट की से अधिक ऊंचाई पर। इस कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी है। पहली विशेषता ये हो गई इसकी। दूसरा, इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, सीमा पर जितने भी निर्माण कार्य होते हैं बीआरओ ही करता है ऑलमोस्ट। और सीमा पर क्या है, और स्थित से आप देख लेंगे कि सीमा पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तवांग के आसपास। तवांग संघर्ष आपने देखा चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हो गया था। और भारत और चीन के संघर्ष में इस समय हाल ही की घटनाओं को अगर देखें तो जो सबसे मूल कारण है वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध ही है। बाकी अन्य चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा जिस समय भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बॉर्डर पे शुरू कर देता है उसी समय संघर्ष की स्थितियां पैदा होती हैं। किसी भी संघर्ष को देखिए तो आप उसके मूल में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। इस टनल का निर्माण 2019 से शुरू हुआ और उसके बाद से तवांग क्षेत्र में लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति आपने लद्दाख में भी देखी। वहाँ भी लगातार आपने देखा कि टनल्स के निर्माण हो रहे हैं, लगातार हाईवेज बनाए जा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से चीन के लिए समस्या की बात होगी, क्योंकि इससे भारतीय सेना की अप्रोच बढ़ती है, भारतीय सेना की गतिशीलता बढ़ती है, उसकी लॉजिस्टिक कैपेसिटी बढ़ती है। क्लियर, आगे चलते हैं। हाँ, इसी में आगे महत्वपूर्ण बातें क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बेहतर। हाँ, इसमें अगर उपयोगिता की बात करें इस टनल की तो क्या है, इस टनल की उपयोगिता में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है देश के मामले में कि अरुणाचल प्रदेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ कनेक्टिविटी एक समस्या है, तो अरुणाचल के साथ बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप होगी। उन क्षेत्रों पर भी हम जा पाने में सफल होंगे जो पर्टिकुलर मौसम में क्या हो जाते हैं, जाने के लिए संकट पैदा करते हैं। जैसे ठंडी हो गई, तवांग के लोगों को आप देखेंगे, तवांग के लोगों के लिए हर मौसम में संपर्क की उपलब्धता होगी। अभी क्या होता था, ठंडी के टाइम पर तवांग एक तरह से भारत से कट जाता था और कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती थी। तो अब कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होगी, तवांग के लोग हर समय जा सकेंगे। साथ ही पर्यटन की वृद्धि पर तवांग जैसे है, तवांग क्षेत्र में है तो तवांग पर्यटन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बौद्ध पर्यटन है, साथ ही जो इसका नेचुरल वो है एस्थेटिक क्वालिटीज़ हैं इसमें तवांग के क्षेत्र में, वो इसके पर्यटन के क्षेत्र को में 4 चांद लगा देंगे इस टनल के माध्यम से। चौथा है आपका सामरिक एवं रणनीतिक बढ़त। ये सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर भारत और चीन के संबंधों को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारतीय सेना की गतिशीलता बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी लॉजिस्टिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी और किसी भी संकट की स्थिति में तेजी के साथ सेनाओं की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सकता है इस टनल के माध्यम से। क्लियर, तो ये हो गया आपका सेला बाईलेन टनल। ठीक है, बाईलेन है ये एक कैटेगरी होगी। और आगे चलते हैं, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। ठीक है, ये भी हाल ही में चर्चा में। और चर्चा का कारण क्या है कि भारत लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD की जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण इनका सम्मेलन है जनरल कॉन्फ्रेंस और इसका तीसरी बार अध्यक्ष बना है। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की बात करें तो गौरव द्विवेदी, जो कि आपके प्रसार भारती के CEO हैं कहाँ के, प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी, और इन्होंने AIBD की अध्यक्षता की। ठीक, कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ आपका, पोर्ट लुई मॉरिशस में। स्थल की बात करें कहाँ पर हुआ, पोर्ट लुई मॉरिशस। फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं AIBD के विषय में।
ठीक है, तो AIBD का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है आपकी 1977 में, यूनेस्को के तत्वावधान में होती है। ठीक है, यूनेस्को करता है इसकी स्थापना, और 44 देश इसके सदस्य देश हैं और भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है। क्लियर, आगे चलते हैं। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मनाया गया। कहीं कहीं पर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर भी मिलता है, पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा इसे मनाया गया, वाइल्ड लाइफ वीक। क्लियर, आगे चलते हैं। तो इसमें थीम इसकी बड़ी महत्वपूर्ण थीम आप देख लीजिए, थीम पूछी जा सकती है, जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, इसको आप याद रखिए, पार्टिसिपेशन फॉर वाइल्ड प्रोटेक्शन या वाइल्ड कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपकी थीम हो गई, वन्य जीव। क्लियर है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी पूरा है आपके। ये अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट, ये भी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि दिव्यांगों को समर्पित है और बहुत ही हाईटेक है ये, इसलिए चर्चा में भी है। आइए देखते हैं क्या है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है, इस ट्रेनिंग सेंटर की, और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। दिव्यांग को समर्पित है, ये आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं, दिव्यांगजनों को समर्पित देश का पहला, अच्छा यहाँ पर आपकी देखिए कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या, देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, किसको, दिव्यांगजनों को समर्पित। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकार के प्रयास बड़े सराहनीय रहे, और हमने अपने ओलंपिक में भी देख लीजिए और हाल ही में एशियाई खेलों में भी लगातार भारत की स्पोर्ट्स के में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है, बिना डाउट के। तो दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों का स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रहा, लेकिन उनका सब कुछ सारा प्रयास व्यक्तिगत रहता था, बहुत ही कम उनको सुविधाएं मिलती थी। तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना दिव्यांगजनों को समर्पित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। GICRE हाल ही में चर्चा में है, और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC हो गया, और जो लिया गया है उसका ग्लोबल री इंश्योरेंस सोल्यूशन से लिया गया, ये उसका पूरा नाम है GICRE, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ग्लोबल री इंश्योरेंस सोल्यूशंस। क्लियर, अध्यक्ष और इसके MD हाल ही में बने हैं रामास्वामी N। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि GICRE में CMD के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं, या प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं आपके रामास्वामी N। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर से संबंधित घटनाएं हैं आपकी। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। महेंद्र सिंह धोनी भी चर्चा में इस समय। महेंद्र सिंह धोनी क्यों चर्चा में, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए एक लाइन में आप इनको देख लीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके। जियो मार्ट के क्या बने हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर। बेंगलुरु हाल ही में चर्चा में है, क्यों है, नोकिया द्वारा अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला स्थापित की गई है। बहुत ही, ये भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही तेज छलांग है। 6G के मामले में हम बहुत सारे विकसित देशों से भी अलग हो रहे, आगे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नोकिया द्वारा अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला लैब आपके बेंगलुरु में नोकिया के ही R&D डिवीजन में डेवलप की गई है, उसका R&D सेंटर है बेंगलुरु में। क्लियर, रविंद्र जडेजा भी चर्चा में है, और हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। ठीक, आगे चलते हैं। और इस मामले में अगर विशेष बात अगर देख लें तो जडेजा कंपनी में के भारतीय बाजार में पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, बाहर तो इनके रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, पर भारतीय बाजार में रविंद्र जडेजा पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहाँ पर, भारतीय बाजार में कंपनी कौन सी आपकी, हाइसेंस। क्लियर, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 तथ्य करंट अफेयर्स को समर्पित। ठीक, और आप अपनी तैयारी की गति बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। पहली बार सरकार दबाव में दिख रही है और आपको वैकेंसी मिलेंगी, इसका लाभ आप उठाइए। कभी कभी ही आपको मौके मिलते हैं लाभ उठाने के, जब सरकारें दबाव में होती हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से उठाइए। डेली करंट अफेयर्स तैयार करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अपनी बुक्स जरूर पढ़िए, अगर बुक्स पढ़ने की आदत छूट गई तो आपको समस्या जरूर होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।